नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का 2020 का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि 4 अक्टूबर को हुआ। तो उसके जनरल स्टडीज़ फर्स्ट वाला जो पेपर है उसके बारे में खाली क्वेश्चन पे थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे और देखेंगे। आप चाहे अपनी एक पुस्तिका में एक टेबल टाइप का बना सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक टेबल बना लिया अपना राज्य व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था, एक संविधान का, एक करंट अफेयर्स का, एक अपना एनवायरनमेंट का, ज्योग्राफी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं जिसमें क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का है, 2 घंटे का समय था, 200 नंबर का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था। और इसमें दंड की भी व्यवस्था की गई है, जैसा कि हर साल होता है। 1/3 दंड की व्यवस्था है, माइनस मार्किंग की व्यवस्था भी है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट चुनना था। तो फर्टिगेशन के क्या लाभ होते हैं। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। तो ये जो प्रश्न है पहला वाला, इसका जो आंसर है वो किसी अन्य वीडियो में इसका आंसर बता देंगे कि इसका प्रत्येक क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। इसमें खाली ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं और किस कैटेगरी के, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये अपना, हम कह सकते हैं कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इसको हम मान सकते हैं, भूगोल का, भूगोल में भी कृषि का चैप्टर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट। तो भारत में उपर्युक्त में से कौन सा इससे अधिकाधिक रूप में नामित प्रमुख खनिज हैं, यानी कौन सा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है भारत में। तो इसमें से ये बताना है। तो जो भी इसका आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न ये भी भूगोल से ही संबंधित है। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, महासागर औसत तापमान यानी कि ओशन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। ये भी भूगोल का प्रश्न है। चौथा, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में, तो रासायनिक उर्वरक जो होते हैं यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के संबंध में विचार करना है कि कौन से इसमें कथन सही है या सही नहीं है। तो ये भी भूगोल का ही प्रश्न है, ये इंग्लिश में है वही चीज़। पांचवा क्वेश्चन, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान यह 2 जिलों में विस्तृत है, उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है। तो ये जो भी इसका होगा, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्राकृतिक आवासों में से एक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानते होंगे, ये राजस्थान का कह सकते हैं राजकीय पक्षी है। और ये IUCN के रेड लिस्ट में भी इसको रेड लिस्टेड किया गया है, यानी कि एंडेंजर्ड श्रेणी में इसको रखा गया है। इसकी जो मात्रा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ये भी काफ़ी कम होती जा रही है। और ये करंट अफेयर्स में चर्चा में भी था, तो शायद इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा भी गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ये भूगोल से प्रश्न है ये भी वाला। छठा, सियाचिन हिमनद यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताना है, कहाँ स्थित है ये। तो अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में या नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसमें से सही बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जानते होंगे कि ये विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है, करीब 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी वर्तमान में ये लद्दाख वाले हिस्से में आता है। लद्दाख में भी किस क्षेत्र में आता है तो उसको इसमें बताना है, ये भूगोल का प्रश्न है। सातवां क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं, यानी कि प्रसिद्ध स्थल एक तरफ दिया गया है, एक तरफ वर्तमान राज्य दिए गए हैं, यानी कि किस राज्य में यह स्थल स्थित है, इस बारे में विचार करना है। और नीचे युग्म दिए गए हैं, उसमें से सही युग्म को टिक लगाना है। ये जो है ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, हिस्ट्री से। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, ये भी करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है और इसको भूगोल के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में ये जो केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण है इसका रिपोर्ट आया था। इसमें
जैसे नीति आयोग का भी रिपोर्ट आता ही रहता है, तो इसी प्रकार से CGWA का भी रिपोर्ट आया था पानी से संबंधित, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला भी भूगोल से ही संबंधित है। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। ये बात तो सही है, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ये बात सही है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। अगला, चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो जो भी इसमें सही होगा, नीचे कथन भी दिए गए हैं, ये भूगोल से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी भूगोल से संबंधित है। भूगोल में भी जो बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र होता है, इकोसिस्टम वाला क्षेत्र होता है, उससे रिलेटेड है। 11वां, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? आपको पता होगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बहुत सारी सूचियाँ, जैसे कि 5-6 सूची बनाई गई हैं। तो जो पहली सूची में रखा जाता है, तो पहली सूची में जो जिन जानवरों को रखा जाता है तो उनको आप शिकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी सूची में जिनको रखा गया है तो आप उनका हल्का फुल्का शिकार कर सकते हैं, लेकिन दंड लिया जाएगा। इस प्रकार से 6 सूचियाँ बनाई गई हैं। तो जिन जानवरों को 6ठी अनुसूची में रखा गया है, उसके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं, इन चारों में से उसको देख करके सही आंसर को टिक लगाना है। ये भी भूगोल से बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, ये इकोसिस्टम का। 12वां, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये भी अपना इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। और कृषि में शून्य जुताई, 0 टिलेज, अभी इस समय जो शून्य खेती होती है, शून्य बजट खेती यानी कि 0 बजट फार्मिंग जो होता है, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इसीलिए इसमें शून्य जुताई से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया। 0 टिलेज क्या होता है, इससे क्या लाभ हैं? तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। दूसरा, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। तो ये तो मान लीजिए संभव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिट्टी होती हैं जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है पानी के संपर्क में आने के बाद, तो वहाँ पर धान की रोपाई तो बिना जुताई किए कर सकते हैं, ये बात तो सही है दूसरा वाला। लेकिन कुछ ऐसे मिट्टी होती हैं जैसे कि काली मिट्टी या कुछ ऐसे जलोढ़ टाइट मिट्टी होती हैं, जिनके लिए जुताई करना ही पड़ता है, क्योंकि पानी थोड़ा सा भी कम हो जाए तो मिट्टी टाइट हो जाती है। लेकिन कुछ मिट्टी है जहाँ पर बिना जुताई के भी चावल की रोपाई की जा सकती है, जो धान होता है उसकी रोपाई की जा सकती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो जो भी इसमें से सही है उसमें टिक लगा देना है, ये भी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। अगला 14वां, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो जैव ईंधन के बारे में इसमें बताना है कि किसका उपयोग हम जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कर सकते हैं। तो कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, सड़ा आलू, चुकंदर, तो इन सब के बारे में बताना है। ये भी अपना भूगोल से संबंधित क्वेश्चन कह सकते हैं। भूगोल के अंतर्गत भी इसको हम जो एनर्जी वाला सेक्शन है उसके अंतर्गत ले सकते हैं। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो उसको भी हम इस नज़रिए से देख सकते हैं, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल वैल्यू ऑफ कार्बन पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो ये भी अपना साइंस टेक्नोलॉजी या कहें कि भूगोल का प्रश्न है। अगला, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में दाल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी पिछले दिनों ही जो UN है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो है उसको घोषित किया है 2024 में। और अभी 1-2 साल पहले भी दलहन वर्ष 2024 में जो है मोटे अनाज के लिए वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और 2016 कि 2017 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष भी घोषित किया गया था। और दालें जो हैं भारत में भी उतनी पर्याप्त मात्रा में होती नहीं हैं, इसलिए धान जो दाल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में कौन सी कथन पे ये जो कथन दिए गए हैं तीनों, इस पर विचार करना है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। ये बात सही है। उड़द की खेती जो है वो बरसात के सीज़न में भी कर सकते हैं और आलू बोने के बाद भी कर सकते हैं उड़द की खेती को। दूसरा, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। और तीसरा ऑप्शन है कि पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो इसके बारे में बताना है। ये भी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। तो भूगोल से पर्याप्त क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका अगर भूगोल ऑप्शनल होगा उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं। 17वां, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। यानी कि एक बड़ा सा एक स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि कौन सा फसल है जिसके बारे में ये बात कही जा रही है कि यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। उपोष्ण मतलब कि ऐसा स्थान जहाँ पर थोड़ी बहुत ऊष्मा भी है और जहाँ पे थोड़ी बहुत उष्णता भी है, यानी कि ठंडी भी है, शीतलता भी है और गर्मी भी है, तो वो उपोष्ण कह सकते हैं उसको। तो यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, यानी कि ज़्यादा पाला लगेगा तो खराब हो सकता है। तो जैसे इसमें अगर हम गन्ना को लें तो गन्ना में पाला वाला लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और गन्ना जो है उपोष्ण प्रकृति की भी है। इसको उत्तर प्रदेश में भी बोया जाता है, महाराष्ट्र में भी बोया जाता है, तो उपोष्ण प्रकृति की है गन्ना, ठीक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों, और गन्ना जानते होंगे करीब 6 महीने में होता है, तो 210 पाला रहित दिवसों मतलब ये कि मोटी मोटा क्षेत्रिक 18 करीब 6-7 महीने इसको लगता है। तो ठीक है, गन्ना में 6-7 महीने लगता है, ठीक है। और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो बाकायदे गन्ना को अधिक पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, यही सही लगना चाहिए। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल में कौन सी है? तो गन्ना मेरे ख्याल से इसमें सही होना चाहिए। आप बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न है, और ये भी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। अगला, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी भूगोल से क्वेश्चन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ने की खेती से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। गन्ने की खेती में, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 कथन दिए गए, इस पर विचार करना है। ये भी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। अगला, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो परिव्राजक मतलब परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण मतलब उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक यानी बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो इसके बारे में विचार करना है, विचार करिए। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। ये वाला इतिहास में भी जो कल्चर वाला सेक्शन है उससे रिलेटेड है ये। 22वां, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथी, आपको पता होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था और 2020 में ही जो है लॉकडाउन में केरल में एक हाथनी वाला कांड भी हो गया था। तो इसकी वजह से जो है हाथियों की एक रिपोर्ट भी आई थी अभी पिछले दिनों। तो इसलिए भी हाथी से संबंधित जो भी रिपोर्ट वगैरह लाया गया था उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों का अधिकतम गर्भावधि 22 माह का है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु के बच्चों पैदा करने की क्षमता होती है। ये जो क्वेश्चन है, एक वीडियो भी बनाया था इसी यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही हाथी से संबंधित शुभम पांडे जी ने एक विस्तृत वीडियो करीब 19-20 मिनट का वीडियो बनाया था। उसमें हाथी से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छे से जानकारी दी थी। तो अगर वो वीडियो जिसने भी जैसे भी अगर देखा हो नहीं देखा हो तो उसमें ही वो सारी बातें बताई गई हैं जिससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में है उसको इसमें बताना है।
अगला प्रश्न है इसमें, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनवेट और इसके रेस्टोर्ड क्या हैं, इसके बारे में बताना है आपको। तो ये भी अपना भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। भोसड़ी की कभी ढंग की भी बातें कर लिया करो, रसों पीने खाने की बातें करते रहते। अगर कोई बोले काम मिलो यार। माफ़ कीजिएगा, 2 मिनट के लिए मैं रुक गया था। अगला प्रश्न, लाइव चल रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी के हैं, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये भी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। अगला भी भूगोल से ही है। सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहाँ कस्तूरी मृग, ये भी भूगोल से है। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय, ये भी भूगोल से है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पादप, ये भी भूगोल से हैं। खेती में बायोचार का उपयोग जो है ये भी भूगोल से है। बाद में किन्हीं कृषि में सर्वाधिक सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, ये भी भूगोल से है। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी भूगोल से हैं। ये इसको हम इससे इकोनॉमिक्स से ले सकते हैं, अर्थव्यवस्था से इस क्वेश्चन को। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं। तो ये भी भूगोल से और साथ साथ में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जिसने भी भूगोल लिया होगा उसके लिए बहुत बढ़िया है, मतलब भूगोल का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो लोग भूगोल पढ़ लेते हैं अपना ऑप्शनल वाला पेपर, उनके लिए समझ लीजिए आधा करीब 70% इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट ही हो जाता है, 80% इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाता है। तो जिसने भूगोल पढ़ा उसके लिए इकोनॉमिक्स अपने आप ही तैयार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगला, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। आपको पता होगा नए प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं श्रीलंका में, तो भारत के जो संबंध है वो थोड़े बहुत खटास हो सकते थे, ऐसा बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब भारत और श्रीलंका के संबंध से संबंधित है। तो पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, तो ये बात सही है। दूसरा वाला, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से भूटान रहा है सबसे बड़ा साझेदार। तो इसमें ये बताना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, KCC। अगला, कथनों पर विचार करना है। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए, ये भी जो है अपना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एक तरफ नदी है, ये नदी कहाँ पर जाकर गिरती है इसके बारे में बताना है। मैकोंग अंडमान सागर में, टेम्स आयरिश में, वोल्गा कैस्पियन सागर में, जॉम्बेजी नदी हिंद महासागर में, तो इसके बारे में बताना है। भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है ये भी। अगला, सभी अनाजों दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश UT में असीमित होता है, तो ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है और भूगोल से भी हम ले सकते हैं। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये भी
इकोनॉमिक्स से हैं। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों में विचार करना है। तो भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। तो ये बात तो सही है, भारत का निर्यात कम होता है, आयात ज़्यादा करते हैं। तो भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है, तो पहला कथन तो सही है। भारत के लोहे व इस्पात, रसायन, उर्वरक, मशीन के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है, तो कमी तो मेरे ख्याल से नहीं आई है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक, ये बात सही है। भारत का जो सेवा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, वो दुनिया भर में मशहूर है, तो भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है, ये बात सही है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार यानी चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा घाटा वाटा नहीं हो रहा है ऐसे वैसे। जैसे चाइना से अगर देखा जाए तो घाटा हो रहा है, लेकिन वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा घाटा की स्थिति में नहीं कहा जा सकता है। तो ये भी अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित क्वेश्चन है। ये हम कह सकते हैं भूगोल से संबंधित है, IR से रिलेटेड। अगला, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है, तो बताना है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। अगला, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर, ये जो हैं ये साइंस टेक वाला क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में बताना है, तो ये IR से और इकोनॉमिक्स से मान सकते हैं इसको। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का, ये तो इकोनॉमिक्स से है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो जैसे पता होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था, तो इसलिए उदारीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि का क्षेत्र, अल्पकालीन साख परिधान के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ये जो है ये भी इकोनॉमिक्स से संबंधित है। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई, ये साइंस से क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से। अगला, कार्बन, ये जो है ये भी साइंस टेक्नोलॉजी से है। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार, खेत में फसल पर पेड़कनाशी छिड़कना, ये जो है इसके बारे में बताना। सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, ये जो है अपना भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, साइंस टेक्नोलॉजी से भी है। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाएगा, तो ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं में आनुवंशिक, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन है। कोरोना से संबंधित कुछ मान सकते हैं इसको, वैक्सीन का नाम आया है तो कोरोना की वजह से। यह भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है इसमें। अगला, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पादप प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही हैं, तो ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण, तो ये केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है और अपने पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से। अगला, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, जैसे पता होगा कि 2019 में वित्तीय संकट हुआ, लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व में गहरा गया वित्तीय संकट, तो इसलिए पूछा जा रहा है कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट हुआ, पहला वैश्विक वित्तीय संकट अपना हुआ था 2008 में, तो इसलिए इसमें पूछा है कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट हो गया, तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर रहना, ना रहना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। यदि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है ये वाला। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते, ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण बताइए। तो ये अपना कल्चरल हिस्ट्री जो है उससे क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो इसके बारे में बताना है इसमें, हिस्ट्री से क्वेश्चन है भी। वेलेजनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से ये भी अपना कल्चरल हिस्ट्री से है क्वेश्चन, और प्राचीन इतिहास से भी मान सकते हैं। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण यानी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये अपना बायोलॉजी से क्वेश्चन है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अपना टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। फिर दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो VLC ये नैनोमीटर ये सब आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित। ब्लॉकचेन तकनीकी ये भी टेक्नोलॉजी से है। अब भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सब बताना है इसमें से, ये पद दिए हुए हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन था वो भी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में तो ये भी अपना कल्चरल हिस्ट्री के बारे में है कि स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म, तो धर्म जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं, इस बार भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? यानी कौन सा कथन इसमें औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1800 से पहले के समय में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति लगभग 1668 में हुई थी, तो 1668 के बाद जैसे जैसे वो भारत आए तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा उनके औद्योगिक क्रांति की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, उसके बारे में इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही बता रहा है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, ये तो बात सही है। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, तो ये बात गलत है। भारत में मशीनें नहीं आई थी, मशीनें इंग्लैंड में ही थीं। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई, ये भी बात सही थी। देश में अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, बात सही है। और ब्रिटिश उत्पादन की आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, ये बात गलत है। ब्रिटिश उत्पादन की आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, ये बात सही है कि आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, नहीं ये बात गलत है, क्योंकि अगर इंग्लैंड के माल पर भारी शुल्क लगाया जाएगा तो उनके माल महंगे हो जाएंगे, और जब इंग्लैंड के माल महंगे हो जाएंगे तो भारत में बिकेगा नहीं, बल्कि जो भारत का माल हुआ करता था उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते थे ताकि भारत के बने हुए जो माल हैं वो इंग्लैंड में ना बिक पाए। तो ये लास्ट वाला कथन ये गलत है, तो इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, ये भी अपना हिस्ट्री से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है खोज खोज करके पता नहीं, लेकिन ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये भी अपना मॉडर्न हिस्ट्री से है। अगला गांधी इरविन समझौते के बारे में पूछ लिया है, इसको तो सभी लोग पढ़कर जाते हैं, गांधी इरविन समझौता वगैरह, तो मॉडर्न हिस्ट्री से है ये। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? मॉडर्न हिस्ट्री से। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये भी अपना कल्चरल बैकग्राउंड से शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? यानी किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख में यह संदेश देने का प्रयास किया कि
कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये बहुत सही बात बोली थी और ये अशोक जी ने कहा था, ये बात सही है और ये बात आज के समय के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक भी है। मुसलमान हैं तो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान चले जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब घटिया बातें हैं जो कि अशोक ने बहुत पहले ही बता दी थी कि जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं अंततः। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, संसदीय व्यवस्था ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें बताया गया है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों, लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, ये बात सही है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, ये भी बात सही है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान में है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो ये, लेकिन कथन तो दोनों ही सही हैं, कथन तो दोनों ही सही हैं इसमें। और इससे संबंधित वीडियो भी बनाया था बाकायदे, करीब आधे घंटे की वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड, जो कि इसमें पूछा गया है। अगला, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? अगला, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो नौकरशाही के बारे में बताना है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में बताना है, उद्देशिका से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। उद्देशिका तो सभी लोग पढ़ कर जाते हैं। स्वर्ण ट्रांश यानी कि रिजर्व ट्रांश निर्दिष्ट करता है, तो स्वर्ण ट्रांश के बारे में बताना है इसमें। ये जो है हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। भाग 4 मतलब भाग 1 जैसे संघ राज्य इन सब के बारे में बताया गया है, भाग 2 नागरिकता के बारे में बताया गया है, भाग 3 अपना मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, फिर भाग 4 अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये बात सही है। तो दूसरा कथन तो सही है, बाकी कथन आप विचार कर लीजिएगा। ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे तो पहला कथन गलत हो जाएगा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे तो ये दूसरा कथन सही हो जाएगा। इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो ये बात सही है। दूसरा तीसरा कथन सही हो जाना चाहिए, तो डी वाला सही भी है। इसमें जो टिक लगा हुआ है इसको सही या गलत ना माने। ये जिन्होंने इस क्वेश्चन इस पेपर को सॉल्व किया है उन्होंने अपने हिसाब से लगाया है, अब ये सही है कि गलत है इसको सही मानकर अपना उत्तर ना बनाइएगा यदि देख रहे हो तो। फिर से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्धारित हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। ये गलत बात है, ऐसा तो नहीं है, सब अपराधी लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोनों ही कथन मेरे ख्याल से गलत हैं, लेकिन जो अंतिम उत्तर जो सही होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद सत्र का आहूत या आह्वान कर सकता है। ठीक है, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आधार मेटा डेटा को, तो ये जो है ये अपना हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ये टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स इन सब से रिलेटेड। अगला, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो राज्यसभा लोकसभा के बारे में इसमें बताना है।
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेट्स, इसके बारे में पता होगा कि अभी लॉकडाउन के समय में सांसदों का जो उनको सांसद निधि दी जाती है उसको काट दिया गया है, ताकि मतलब लॉकडाउन के वजह से या कोरोना की वजह से थोड़ी सी प्रशासन में हम कह सकते हैं कि पैसों की कमी ना हो, इसलिए सांसद निधि को काटा गया है, इसलिए भी यह क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। अगला मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत जो है इसे ये सब बताया गया इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस में बताया गया है, तो राज्य के 4A में बताया गया है। अगला वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते वक्त तो इसके बारे में बताया गया इसमें। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, मूल अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है में। बाद में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के बारे में इसमें पूछा गया है। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है, अलवा आटा घोषणा ये सब जो है, हेग समझौता, ये सब इसके बारे में बताना है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने इस पेपर को दिया है या नहीं दिया है, जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।